हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का लास्ट लेक्चर होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने जेनर डायोड पढ़ाया था, लेकिन उसका कुछ पार्ट अभी बच गया था। आज के लेक्चर में हम उसे कंप्लीट करेंगे। आज हम जिन जिन पॉइंट का डिस्कशन करने वाले हैं, सारे पॉइंट्स आईआईटीज के लिए, नीट के लिए और हमारा बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर पॉइंट्स को सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। हम बार बार एक शब्द पर जोर देता हूं, समझने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समझने की ताकत इतना ज़्यादा है कि अगर आप समझे रहोगे तो किसी समय भी या किसी परिस्थिति में भी आप उसे लिख सकते हो। तो बार बार आपसे कहता हूं, हम अपने बच्चों से कहता हूं कि अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो लिखना नहीं, समझने की कोशिश करो। क्योंकि यह फिजिक्स है, यह साइंस है। साइंस कभी लिख के नहीं पढ़ा गया है, साइंस केवल समझ के पढ़ा गया है। ये बड़े बड़े लोग कह चुके हैं, तो हम उन्हीं की बात को मानते हैं। और बार बार कहता हूं कि आप केवल समझने की कोशिश करें, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है उसको सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स पर डाल दिया कीजिए। अंडरस्टैंड। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जेनर डायोड का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज जो भी डिस्कशन करने वाले हैं, सब जेनर डायोड्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट होगा ए में आयोनाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आयोनाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आयोनाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यहां से जब भी कोई पूछा जाएगा तो केवल न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। जो सबसे पहला पॉइंट है आयोनाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है आयोनाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे समझिएगा। हमने कल आपसे कहा था कि जो जेनर डायोड होता है वह रिवर्स बायस में कार्य करता है। तो यहां पर हम क्या करता हूं, एक जेनर डायोड बना लेता हूं। लीजिए, यह हमारा जेनर डायोड है, यह इसका P का हिस्सा है, यह N का हिस्सा है। P को हमने प्लस के साथ कनेक्ट किया और P को हमने माइनस के साथ कनेक्ट किया और N को हमने प्लस के साथ कनेक्ट किया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जेनर डायोड रिवर्स बायस के अंदर कार्य करता है। अब अगले पॉइंट से, अगर इस डायोड को हम पीएन जंक्शन के रूप में डायग्राम बनाएं तो इसका जो डायग्राम इस प्रकार बनेगा। आइए, यह हमारा पीएन जंक्शन है, यह आपका P है, यह आपका N है, यह आपका P टर्मिनल है और यह आपका N टर्मिनल है। तो जेनर डायोड को बनाते समय कुछ सावधानियां बरती जाती है। वो क्या सावधानी है, समझिएगा। जब जेनर डायोड का फॉर्मेशन होता है तो P हिस्सा और N हिस्सा को बहुत बड़ी मात्रा से डोपिंग किया जाता है, यानी P में और N में बहुत ज्यादा अशुद्धियां मिलाई जाती है, जिसे हम कहते हैं कि P और N को हैविली डोप्ड किया जाता है। तो इसका मतलब है कि P और N में अशुद्धियां अधिक मिलने के कारण P के अंदर होल्स का निर्माण अधिक होगा, P के अंदर होल्स का निर्माण अधिक होगा और N के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण अधिक होगा। ये तभी संभव है जब P और N को आप हैविली डोप्ड करेंगे, यानी बहुत बड़े पैमाने पर इसमें अशुद्धियां मिलाएंगे। तो P के अंदर होल्स की मात्रा बढ़ गई और N के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ गई। तो जैसे ही दोनों की मात्रा बढ़ती है, तो जो यहां पर आपको पीएन जंक्शन दिख रहा है, ये पीएन जंक्शन की जो लेंथ है, जो ब्रिक कह सकता हूं, जो पीएन जंक्शन की जो चौड़ाई है वो घट जाती है। क्यों?
क्योंकि इसके और इसके अंदर डोपिंग अधिक किया गया है और अधिक डोपिंग के वजह से होल्स का कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। तो इसका मतलब है इन दोनों बीच का जो गैप दिख रहा है, जिसको आप पी एन जंक्शन कहते हो, इनके बीच की दूरी काफी कम जाती है। और ये अगर इस दूरी को अगर हम x मान लें तो x का जो मान होता है करीब करीब 10 पर पावर -6 मीटर होता है। यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। क्या है हमने समझाया कि जेनर डायोड को हैवीली डोप्ड किया जाता है। हैवीली डोप्ड होने की वजह से होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इधर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो जो आपके सामने पी एन जंक्शन दिख रहा है, इसकी जो ब्रीथ है, इसकी जो चौड़ाई है, काफी घट जाती है और ये करीब करीब 10 पर पावर -6 मीटर का हो जाता है। करीब करीब, इससे कम भी हो सकता है, यानी कह सकता हूं 10 पर पावर -6 मीटर का हो जाता है। तो इसका मतलब है यहां पर एक एक्सपेरिमेंटली पॉइंट है कि जेनर डायोड के अंदर जो पीएन जंक्शन का जो आकार होता है वो 10 पर पावर -6 मीटर के करीब करीब होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपको हमने कहा था कि पीएन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है, जिसकी दिशा एन से पी की ओर होती है। और हमें इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है कि एक जेनर डायोड के अंदर कितना मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करते हैं। तो यह हमारा जेनर डायोड्स है, जेनर डायोड्स है। इसके अंदर होल्स है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और यहां से लेके यहां की जो बीच की दूरी है, जिसको पी एन जंक्शन कहते हैं, इसकी जो आकार है x बराबर 10 पर पावर -6 मीटर के करीब है। अब आगे, ये वर्क तभी करता है जब इसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। लीजिए, ये हमारा P है, ये हमारा N है, इसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया। इस डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो करीब करीब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है। अगर इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज को VZ मान ले, अगर VZ का मान, ऐसे एक्सपेरिमेंटल कहता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, यानी VZ वोल्टेज के ऊपर यह ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ब्रेकडाउन होता क्या है, ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। तो VZ का जो मान है ये करीब करीब 5 वोल्ट के करीब होता है और इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, E चाहिए, तो E बराबर होता है -dV/dx, यानी V से अप्लाइड वोल्टेज और X से इनके और इनके बीच की दूरी। तो E बराबर dV, वोल्टेज के जगह पर हम 5 रखेंगे और X के जगह पर हम 10 पर पावर -6 रखेंगे। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये करीब करीब 5 गुना 10 पर पावर 6 ये वोल्ट पर मीटर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो गया। यह मान फिक्स नहीं है, हर का अपना अपना ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। हमने यहाँ पर तो 5 वोल्ट लिया, क्या पता यहाँ पर 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। जो भी दिया जाए, जो भी वोल्टेज होगा वो आपको दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, E बराबर -dV/dx। तो E बराबर वोल्टेज के जगह पर आपने क्या रख दिया, 5 रख दिया, और dx की जगह पर आपने कितना रख दिया, 10 पर पावर -6 रख दिया। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो 5 गुना 10 पर पावर 6 वोल्ट पर मीटर हो गया। ये हमारा आयोनाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर राइट कर देता हूं और आप इसे बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसके आंसर को दीजिएगा। तो क्या है क्वेश्चन, जरा समझिएगा। क्वेश्चन ये है,
the width of Zener diode, the width of p-n junction in Zener diode is 10⁻⁻⁶ meter if the breakdown voltage is 10 volt. Find the ionized electric field. Find the ionized electric field. अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालना हो तो माइनस dv बटा क्या कर देंगे dx। या आपको इतना परेशानी हो रहा है तो सिंपल आप या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आप सीधे v बटा x कर देंगे। v से क्या हो जाएगा वोल्टेज और x से क्या हो जाएगा p इंजेक्शन का जो विड्थ है वो कितना चौड़ा है। अंडरस्टैंड है, एक्सपेरिमेंटली ये कितना चौड़ा है 10⁻⁻�6 मीटर। ये हमारा हो गया p इंजेक्शन का सबसे पहला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट्स की ओर। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आते रहते हैं, या बोर्ड क्या किसी भी कंपटीशन में आते रहते हैं, तो आपको सोच समझ के और सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ जेनर डायोड। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ जेनर डायोड। इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा जेनर डायोड हो और उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिया हो तो जो इफेक्टिव ब्रेकडाउन होगा वो कितना होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह जो कॉन्सेप्ट है आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में आपको नहीं मिले। बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट आपके लिए लाया हूं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है जरा समझिएगा कि अगर हमारे पास लेट सपोज हमने क्या किया, एक सर्किट बनाया। पहले समझ लीजिए, हमारे पास एक जेनर डायोड है। लीजिए, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है जिसको हम VZ से दिखाते हैं, लेट सपोज ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है। और दूसरा एक और डायोड ले लिया जो जेनर डायोड ही है, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है लेट सपोज हम 20 वोल्ट ले लेते हैं। जरा देखिएगा, दोनों डायोड, ये डायोड D1 है और ये डायोड D2 है। तो अब आपसे पूछेगा कि दोनों डायोड का जो इफेक्टिव, जिसको हम कहते हैं समतुल्य ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई कहे कि इफेक्टिव ज्ञात करो, यानी तो इफेक्टिव ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होगा V इफेक्टिव, वो होगा V1 और प्लस क्या होगा V2 होगा। अगर हमको V इफेक्टिव चाहिए तो इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है 10 है, और इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है 20 है। तो इसका मतलब है कि अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो यह हमारा हो जाएगा 30 वोल्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हम दे रहे हैं। इसे संभाल के रखिएगा और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। क्या है, एक जेनर डायोड है, एक दूसरा जेनर डायोड है, दोनों डायोड सीरीज में जुड़ा हुआ है। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 20 वोल्ट है। हम चाहते हैं कि इफेक्टिव ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्ञात कीजिए, यानी समतुल्य ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो V इफेक्टिव बराबर होगा
V1 प्लस V2, तो V इफेक्टिव बराबर 10 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 30 वोल्ट इसका इफेक्टिव ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा। चलिए अगर हम इसको थ्योरी बना के लिखें तो हम थ्योरी इस प्रकार लिख सकते हैं, जरा समझिएगा। अगर हम इसका थ्योरी बना के लिखें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि हमारे पास एक जेनर डायोड्स है, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो V1 है। हमारे पास दूसरा एक डायोड है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज V2 है। हम चाहते हैं, और ये दोनों किस तरह कनेक्ट है, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में। तो हमें चाहिए इफेक्टिव यानी समतुल्य ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इफेक्टिव वोल्टेज बराबर होगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और याद रखिएगा लंबे समय तक, ठीक है। अरे ये डायोड नंबर 1 है, ये डायोड नंबर क्या है, 2 है। इसका मतलब इफेक्टिव ब्रेकडाउन जो होगा वो कितना होगा, V1 प्लस क्या होगा, V2। और V1 का मान जो भी दिया जाएगा और V2 का मान जो भी दिया जाएगा आप यहाँ पर लिख करके ऐड कर दीजिएगा, वो आपको क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ना एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसे बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है, हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर क्या किया हमने, जेनर डायोड लगा दिया। चलिए इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो V है, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो भी V है। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज V है और इसका भी ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, V है। तो हम आपसे पूछते हैं फाइंड द इफेक्टिव ब्रेकडाउन वोल्टेज, फाइंड द इफेक्टिव, फाइंड द इफेक्टिव ब्रेकडाउन वोल्टेज। या इसे कहते हैं समतुल्य, समतुल्य वोल्टेज। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके आंसर्स को यहां पर जरूर दीजिएगा कि इसका इफेक्टिव ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा, पूरे सर्किट का इफेक्टिव ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा। अब चलते हैं हम तीसरा पॉइंट की ओर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड में थ्योरी में कभी कभी इसको पूछा गया है, वो क्या है जरा समझिएगा। थर्ड पॉइंट का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है समझिएगा कि जेनर डायोड का उपयोग कहां किया जाता है, ये समझिएगा। तो जेनर डायोड का जो उपयोग है वो वोल्टेज रेगुलेटर में किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, जब आप पंखा खरीदने जाते हैं तो प्रत्येक पंखा में एक रेगुलेटर देता है, उसमें नॉब लगा होता है और 1 से 5 तक इंडिकेटेड होता है। आपको जितना पर चाहिए फैन, आप उसको क्या करते हो, आगे पीछे करते हो और आपका पंखा का जो स्पीड है वो बदलता है। तो इसका मतलब है कि रेगुलेटर के अंदर जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। तो ये जेनर डायोड काम कैसे करता है रेगुलेटर के अंदर, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा कि एक रेगुलेटर के अंदर जेनर डायोड का उपयोग कैसे होता है, या कह सकता हूं एक रेगुलेटर का जो सर्किट होता है वो किस तरह का होता है, तो यह समझाने जा रहा हूं। जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड is used in voltage regulator,
जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर में होता है, ध्यान समझिएगा। तो कैसे होता है, एक काम कैसे करता है, ये पूरा डिटेल में हम आपको यहां समझाने जा रहे हैं और आप इसे समझिएगा। तो सबसे पहला समझिए कि वोल्टेज रेगुलेटर में जेनर डायोड का उपयोग कैसे किया जाता है, यानी इसका सर्किट क्या है। ताइए, तो किसी भी रेगुलेटर के अंदर एक प्रतिरोध होता है, इस प्रतिरोध को हम आर बोलते हैं, और यहां पर आपका जेनर डायोड लगा होता है। इस जेनर डायोड का जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, इसको हमने वी जेड मान लिया। इस डायोड के समानांतर एक लोड प्रतिरोध लगा होता है। लीजिए, ये डायोड है, इसके समानांतर हमने क्या किया, एक लोड प्रतिरोध लगा दिया। लोड प्रतिरोध को हमने आरएल से दिखाया। अब हम यहां पर इनपुट देंगे, इनपुट को हमने इस प्रकार दिखाया। यह हमारा P है, यह हमारा N है। बैटरी को इस प्रकार जोड़िएगा ताकि यह डायोड रिवर्स में हो जाए, क्योंकि जेनर डायोड वर्क तभी करता है जब यह रिवर्स में होता है। लीजिए, डायोड, एक बैटरी का इस्तेमाल किया जिसका वोल्टेज V है, यह एक डायोड है जिसका ब्रेकडाउन VZ है। इसी के समानांतर एक लोड प्रतिरोध लगा होता है जिसको हमने क्या दिखाया, RL दिखाया, और यह आपका क्या है, आउटपुट है, और यहां पर आपको क्या है, आपका यहां पर इनपुट है। इसका मतलब है कि आप यहां से इनपुट देंगे और यहां से क्या देंगे, आउटपुट लेंगे। तो इनपुट और आउटपुट में क्या फर्क है, फर्क यही होगा, इनपुट का मान चेंज होगा लेकिन आउटपुट का मान हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा कांस्टेंट आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा, लेकिन इसका जो वैल्यूज होगा हमेशा वैरी करेगा। वैरी का मतलब यह मान परिवर्तित होता रहेगा, लेकिन यह जो मान है हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यही तो काम रेगुलेटर का होता है। रेगुलेटर हमेशा कांस्टेंट आउटपुट देता है, आउटपुट का मान कभी बदलता नहीं है। अगर आपने एक नॉब को 1 पर किया, 2 पर किया, 3 पर किया, 4 पर किया, 5 पर किया, यानी आपका वोल्टेज चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी परिवर्तित हो जाए, लेकिन आउटपुट जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यही हमारा रेगुलेटर्स है। तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा जो डायग्राम हमने शो किया है वह रेगुलेटर का डायग्राम्स है। समझिएगा, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम सोच किया है ये आपको क्या है, रेगुलेटर का डायग्राम है, वोल्टेज रेगुलेटर। यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा, ऐसे हम क्या करेंगे, यहां से हम आउटपुट इनपुट करेंगे, देंगे इनपुट से। अब हमें यहां पर समझाने के मेरे पास स्पेस नहीं बच रहा है, तब हमें क्या करना होगा, कैसे समझाऊं। यहां पर हमारे पास डायग्राम्स है, डायग्राम अगर हटा देता हूं तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया जाए, ठीक है, एक उपाय है, डायग्राम को हम छोटा कर देते हैं, इसी डायग्राम को हम छोटा बना लेते हैं ताकि हम आपको समझा पाए कि कैसे कांस्टेंट आउटपुट मिलता है। जरा देखिएगा, इसी को समझाने के लिए हम डायग्राम को छोटा कर रहे हैं। चलिए, डायग्राम को हम यहां बना रहे हैं। यह हमारा जेनर डायोड्स है, लीजिए, यह हमारा इनपुट्स है, यह हमारा एक लोड प्रतिरोध है RL, यहां से हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। यहां से हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, पहले कह चुका हूं, यहां लिखने की जरूरत हमें नहीं है। ये प्रतिरोध R है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ है। चलिए समझते हैं। कांस्टेंट, एक कांस्टेंट रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। कैसे, चेक कर देता हूं। केस नंबर वन, आपने जो वोल्टेज दिया है, यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है V है ग्रेटर देन VZ। आपने जो इनपुट वोल्टेज दिया है, जो आप इनपुट दे रहे हो, इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से बड़ा हो, ज्यादा हो, तब कैसे काम करेगा। जरा देखिए, 2 केस में काम करेगा। पहला केस वन में, और केस 2 की बात करें,
केस 2 की बात करें, जब अप्लाइड वोल्टेज इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या हो, कम हो, यानी दोनों केस में, चाहे केस यह हो या केस यह हो, दोनों केस में यहां पर जो मिलेगा आउटपुट वो हमेशा क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए। हम साबित कर देंगे कि जो आउटपुट यहां पर मिल रहा है, चाहे इस केस की बात करें या हम इस केस की बात करें, किसी केस की बात करें, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। कैसे, जरा समझिएगा। चलो थोड़ा ब्रेक दे देता हूं, आप इसे समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। चलो भाई तैयार हो जाओ समझने के लिए। सो मत, समझो, पढ़ो, यही सफल होने का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेहतर रास्ता है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, किसी के पास कोई उपाय नहीं है। हमारी सफलता हमारे पढ़ाने में है और आपकी सफलता आपको पढ़ने में है। यहां पर कोई उपाय नहीं, मन से पढ़िए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 की बात कर लेते हैं। पहला केस की बात कर लेते हैं। अगर भी जो हो भी जेड से क्या हो, ज्यादा हो, ये बहुत बड़ा वोल्टेज हो। चलिए समझिए, अगर देखिएगा सारा बजा स्टूडेंट, समझना यहां पर जो आपने अप्लाइड वोल्टेज जो किया है, जो वोल्टेज दे रहे हो, इसके ब्रेकडाउन से क्या है, ज्यादा है। जब देखता हूं, अगर बैटरी का वोल्टेज ज्यादा है तो सबको पता है, इधर देख लो, इधर देख लो, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, Vz है, और इसके समानांतर में यह है। इसका मतलब है जो समानांतर में होता है वोल्टेज बराबर होता है। तो इसका मतलब है यह इसके समानांतर में है, तो इसका मतलब है यहां पर जो वोल्टेज मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, Vz मिलेगा। क्यों, क्योंकि डायोड और लोड प्रतिरोध पैरेलल हैं। पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। अगर इसका वोल्टेज Vz है तो इसका भी वोल्टेज कितना होगा, Vz होगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है इसमें जो करंट का बहाव होगा, आई जो करंट का बहाव होगा, आई बराबर होता है V बटा R। V का मान Vz और R का मान RL। क्या कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। अब आगे, अगर हम केस 2 की बात करें, V इज लेस देन Vz की बात करें, अगर अप्लाइड वोल्टेज इससे कम हो तो कोई बात नहीं। अभी भी जरा देखो तो, यह और यह कैसे हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। अगर इसका वोल्टेज Vz है तो इसका भी वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vz हो जाएगा। तो अगेन अभी भी I बराबर क्या होगा, V बटा R। V की जगह पर Vz और R की जगह पर क्या हो जाएगा, RL हो जाएगा। तो देखिए ना, चाहे हम वोल्टेज को बढ़ा दें या इस वोल्टेज को घटा दें, देखिए आउटपुट में जो करंट मिल रहा है हर स्थिति में समान करंट मिल रहा है। यहां पर Vz बटा RL और यहां पर भी क्या है, Vz बटा क्या है, RL। चाहे इस वोल्टेज को हम कितना भी चेंज क्यों ना कर दें, इनपुट वोल्टेज को हम कितना चेंज क्यों ना कर दें, लेकिन आउटपुट में जो करंट होगा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि यह जो करंट है केवल डिपेंड कर रहा है इस वोल्टेज के ऊपर, क्योंकि यह और यह पैरेलल हैं। पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, समान होते हैं, और जब वोल्टेज समान होता है तो करंट का मान भी क्या हो रहा है, यहाँ पर समान हो रहा है। तो इससे साबित हो रहा है, यही तो रेगुलेटर करता है कि इनपुट का मान परिवर्तित होता रहे लेकिन आउटपुट का जो मान है कांस्टेंट रहे। यही होता है वोल्टेज रेगुलेटर। और वोल्टेज रेगुलेटर इसी सिद्धांत के ऊपर वर्क करता है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। यानी कहने का मतलब है कि चाहे आप इनपुट्स कितना भी परिवर्तित कर दीजिए लेकिन आउटपुट्स में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट मान ही मिलेगा, हमेशा कांस्टेंट ही मान मिलेगा। यही दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। कहीं कोई दिक्कत है समझने में, हो ही नहीं सकता। अगर आप ध्यान पूर्वक इसे समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब पुराना लेक्चर्स को आप रेगुलर देख रहे हैं,
तो कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं आएगा। तो बार बार कहता हूं कि हम जो भी पढ़ाएं उसे समझने का एक ही उपाय है कि शुरू से सारे लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि हम डीप में पढ़ाते हैं, काफी गहराई में पढ़ाते हैं। जो आपका एग्जैक्ट फिजिक्स है वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसको परिभाषा में या इसको भूगोल इतिहास की तरह कभी नहीं पढ़ाया हमने। जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट्स होता है वो समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपको भी इसी तरह पढ़ना चाहिए और इसी पढ़ाई से सफलता मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे सामने है, दिस इज द वोल्टेज रेगुलेटर। तो इस प्रकार हमने जेनर डायोड का 3 कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लीट किया। सबसे पहला था आयोनाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ जेनर डायोड्स और तीसरा था वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का परिभाषा दिया कि वोल्टेज रेगुलेटर एक डिवाइस है जो हमेशा कांस्टेंट आउटपुट देता है। इसका हमने डायग्राम देखा, आपके सामने हमने डायग्राम बनाया, दिस इज द वोल्टेज रेगुलेटर का डायग्राम बनाया। यह डायोड है जिसका ब्रेकडाउन VZ है। इसके समानांतर में एक प्रतिरोध लगाया, RL लगाया, एक और प्रतिरोध लगाया जिसका प्रतिरोध R है। अब 2 केस में काम किया। एक केस कि इनपुट वोल्टेज इसके वोल्टेज से ज्यादा है और दूसरा केस इनपुट वोल्टेज इसके वोल्टेज से क्या है, कम है। चाहे ज्यादा लीजिए या कम लीजिए, इसको केवल और केवल समान वोल्टेज मिलेगा। और मान कितना मिलेगा, VZ मिलेगा। अगर मान लेता हूं कि VZ अगर 10 वोल्ट का है तो इसमें जो इसका जो वोल्टेज होगा वो हमेशा क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। चाहे इस मान पर कभी निर्भर नहीं करेगा, चाहे ये मान कम हो या ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आउटपुट हमेशा सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, जेनर डायोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए हम अपने लेक्चर्स को यहीं पर खत्म करते हैं। हमने अच्छे तरीके से समझाया हूं, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आप खोज के बता दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। जो भी पढ़ा रहा हूं काफी रिसर्च करके पढ़ा रहा हूं और काफी बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो चलिए, हमने पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सारे कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। नया क्या है जरा समझिएगा कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ा रहे थे क्लासरूम में और हमने आधा पढ़ाया था और आधा पढ़ाने के बाद क्लास बंद हो गया था, तो हम वहीं से शुरू करने जा रहे हैं ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सके। यानी हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।